क्या है देखिए, बॉडी फॉर्म। देखिए इनकी बॉडी फॉर्म किस तरीके होती है, कैसे दिखते हैं। देखिए द बॉडी इज लॉन्ग इल लाइक इन द फॉर्म, यानी कि इनकी बॉडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, नलिकाकार होती है, और ईल जो होती है उसके समान होती है। ईल क्या है, एक प्रकार की मछली है, बिल्कुल स्ट्रेट मछली होती है, ठीक है। ईल लाइक इन द फॉर्म, ओके, सिंपल सी बात है, बॉडी लंबी ईल लाइक होती है। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक चलते हैं। नेक्स्ट इज अपेंडिक्स, उपांग। इनमें कौन कौन से, अब देखो पानी में रहते हैं, मछलियां भी पानी में रहती है, ये भी पानी में रहते हैं। मछलियों में कौन से उपांग होते हैं, मछलियों में मेन पक्ष होते हैं, होता है कि नहीं, क्या इनमें होते हैं, याद रखिए। नो पेयर्ड फिन्स, इनमें पेयर्ड फिन्स यानी जोड़ी में मीन पक्ष नहीं पाए जाते। अब मीन पक्ष नहीं है तो फिर तैरते कैसे, याद रखिए इनमें पेयर्ड फिन्स का अभाव होता है, लेकिन इनके अंदर एक मीडियन फिन होता है, मिडिल, ठीक है, डोर्सल जिसे पृष्ठ फिन भी कहते हैं, बस वो एक फिन होगा और जो किससे सपोर्टेड होगा, छोटे छोटे कार्टिलेजिनस फिनलेट्स के द्वारा सपोर्टेड होगा। इनमें याद रखना पेयर्ड फिन्स नहीं पाए जाते, नो पेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट इन साइक्लोस्टोम्स, इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद जब हम मछलियां पढ़ेंगे मीन पक्ष उनमें हाजिर होंगे, लेकिन इनमें मीन पक्ष हाजिर नहीं है, कम से कम जोड़ी वाले नहीं है। मीन पक्ष में भी दो तरह के होते हैं ना, एक तो होते हैं पेक्टोरल फिन्स, एक होते हैं पेल्विक फिन्स। पेल्विक फिन्स मतलब नितंब मीन पक्ष, और पेक्टोरल फिन्स मीन्स पार्श्वीय मीन पक्ष, दोनों जोड़े में होते हैं मछलियों में, इनमें ये नहीं पाए जाते। ओके, नो पेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके लिए याद रखिएगा। अगला पॉइंट चलते हैं नेक्स्ट। नाउ वी डिस्कस अबाउट देयर स्किन। अब हम बात करते हैं इनकी स्किन के बारे में। इनकी जो स्किन होती है, जैसे मछलियों की स्किन के ऊपर क्या होता है, प्लेकोइड स्केल्स, स्केल्स पाए जाते हैं ना उन पर, तो इनके अंदर स्केल्स नहीं पाए जाते, यानी स्मूथ स्किन होती है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है इनकी स्किन के ऊपर। तो म्यूकस ग्लैंड होती है, रेशमी स्किन होती है, फिसलन में लस। और दूसरी बात स्केललेस, यानी इनमें बेंगड़ा अनुपस्थित होते हैं। स्केल्स मीन्स बेंगड़ा अनुपस्थित होते हैं, मछलियों में होता है ना ऊपर बेंगड़ा, मीन जो स्केल्स होते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। मछलियों के समान है ये, है ना, लेकिन इनके ऊपर मछलियों के समान क्या नहीं पाए जाते, स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, यानी कि इनके ऊपर भिंगड़ा जो होंगे वो नहीं होंगे, यानी ये स्केललेस होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्किन इज स्केललेस, याद रखिए। स्किन के ऊपर म्यूकस ग्लैंड्स होगी जो इनकी स्किन को कैसे बनाएगी, स्मूथ एंड स्लिमी बनाएगी। स्किन सॉफ्ट होती है, ओके, सॉफ्ट स्मूथ एंड स्लाइमी स्किन, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट बट स्केललेस, भिंगड़ा अनुपस्थित। लिख लीजिएगा, गुजराती में लिख लीजिएगा भिंगड़ा अनुपस्थित, जबकि मछलियों में उपस्थित होते हैं। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट इज एंडोस्केलेटन, अंतःकंकाल। चूसमुखा का अंतःकंकाल किसका बना होता है, हमारा अंतःकंकाल किसका बना है, अस्थियों का, ठीक है। इनका अंतःकंकाल किसका बनेगा, कास्थियों का। तो अगर जब मछलियां पड़ेंगे तो उनमें भी कास्ती मत्स्य और अस्थि मत्स्य, कार्टिलेजेस और कॉर्डेट्रिज, ऑस्टियोक्लीज। जब हम बात करते हैं तो कुछ बोन्स की बनती है, कुछ कार्टिलेज की बनती है, कुछ अस्थि में होती है, कुछ कास्ती में होती है। ये भी क्या है, कास्ती में है, मछली नहीं बोलेंगे, चूसमुखा है, अलग है। कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन, अंतःकंकाल इनका कास्ती का बना होता है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। जैसा कि मैंने कहा कि हम साइक्लोस्टोमेटा को किसमें पढ़ रहे हैं, साइक्लोस्टोमेटा को हम पढ़ रहे हैं वर्टिब्रेटा के अंदर या कोलिड्स के अंदर, सॉरी
तो कोडेट्स के 4 कैरेक्टरिस्टिक मेन होते हैं ना, क्या क्या होते हैं? नोटोकोड, मेरुदंड का पायागम, नंबर 2 होलो नर्व कोड, चेतारज्जु का पायागम, नंबर 3 फेरिंजियल बेल स्लिट्स, कंठ नलिये झालर पाट का पायागम, नंबर 4 पोस्ट एनाल टेल का पायागम, पश्च गुदाद्वारी पुच्छ का पायागम। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक में से इनमें नोटोकोड थ्रू आउट द लाइफ पाई जाती है। नोटोकोड मतलब मेरुदंड जो है इनमें वो जीवन पर्यंत तक बनी रहती है, मतलब लार्वा में भी होगी, पुख्त में भी होगी और मरते दम तक होगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने पढ़ा कुछ मेरुदंड के अंदर केवल लार्वा की कुछ मेरुदंड थी, ओके। उसके बाद जब हम बात करते हैं सेफेलोपोडेट्स में, तो उनके अंदर जो एडल्ट होता है उसके अंदर पोस्टीरियर टू एंटीरियर तक कंप्लीट नोटोकोड होती है। इनके अंदर भी नोटोकोड कंप्लीट होगी और जीवन पर्यंत तक बनी रहेगी। जबकि बाकी में जब हम फिशिस पढ़ेंगे, जब हम टेट्रापोड्स पढ़ेंगे, यानी वर्टिब्रेट, जब हम पृष्ठवंशियों के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखोगे कि पृष्ठवंशियों के अंदर जो ये नोटोकोड होती है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है? करोड़ स्तंभ में। जैसे हमारे अंदर भी, हमारे अंदर ये जो हम बात करते हैं, हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन से क्या निकलती है? चेतारज्जु किसके अंदर सुरक्षित है? करोड़ स्तंभ में। वो करोड़ स्तंभ किससे बनी? करोड़ स्तंभ बनी है मेरुदंड से। जब हम गर्भावस्था में होते हैं तो पहले मेरुदंड बनती है, वो मेरुदंड की हमारे अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाती है? करोड़ स्तंभ में। करोड़ स्तंभ मतलब वर्टिब्रल कोलम। तो याद रखो, वर्टिब्रल कोलम यानी करोड़ स्तंभ जिनमें ये पाई जाती है वही तो वर्टिब्रेट कहलाते हैं। तो अब इनमें तो कन्वर्ट हुई नहीं, पृष्ठवंशी जिसे बोलते हैं, तो ये पृष्ठवंशी में तो नहीं है इनमें, ये तो अनुविहीन है, ठीक है। अनुधारी जो है उनको अपन बोलते हैं पृष्ठवंशी, क्योंकि उनमें करोड़ स्तंभ में कन्वर्ट हो जाती है नोटोकोड। इनके अंदर तो पूरी जिंदगी ये नोटोकोड में ही बनी रही, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इनमें नोटोकोड मेरुदंड करोड़ स्तंभ में परिवर्तित नहीं होती, रिप्लेस नहीं होती, इसलिए इनको पृष्ठवंशी में नहीं रखा गया। हालांकि इनको कोर्डेटा यानी मेरुदंडी में जरूर रखा गया है, क्योंकि मेरुदंड तो है लेकिन मेरुदंड करोड़ स्तंभ में कन्वर्ट नहीं हुई। इट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इनके अंदर जो अंतरकंकाल है वो कास्ती में है और इनके अंदर मेरुदंड पूरी जिंदगी भर बनी रहती है, वो करोड़ स्तंभ में कन्वर्ट नहीं होती है। इसीलिए इनको कहा गया वर्टिब्री, और इनके अंदर अगर मेरुदंड करोड़ स्तंभ में रूपांतरित होना भी चाहे तो भी इनके अंदर जो कशेरुकाएं बनेगी वो इम्परफेक्ट होगी, क्योंकि वो करोड़ स्तंभ नहीं बना पा रही है। तो वर्टिब्री अगर इनमें आएगी तो वो इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण है, ठीक है। याद रखिएगा तीनों पॉइंट, मेनली ये पॉइंट जरूर याद रखिए। ये दो याद हो चाहे ना हो, जनरल पॉइंट है। ये दो याद रखिए, नोटोकोड परसिस्ट थ्रूआउट द लाइफ, जीवन पर्यंत तक जिंदगी में मेरुदंड ऑलवेज बने रहते हैं। चलिए एंडोस्पर्म के बाद अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लक्षण जो इनका फीचर्स जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि चूसमुखा को चूसमुखा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका माउथ कैसा होता है? इनका माउथ जो है उस सर्कुलर और शक्कर टाइप का होता है। इसके थ्रू ये अपने होस्ट के ऊपर चिपकेंगे और उनका खून शक करेंगे, बरोबर। और कैरियर होता नहीं। देखिए इनके अंदर माउथ इज जॉलेस, अनुविहीन, जड़वा विहीन, सर्कुलर, गोलाकार एंड फैक्टोरियल,
यानी चूषक युक्त, सेक्टोरियल मतलब चूषक वाला, ठीक है, याद रखिएगा। सर्कुलर और सेक्टोरियल माउथ होने के कारण ही इसको क्या कहते हैं, चुष्मुखा। इसका माउथ यानी मुख कैसा होता है, सर्कुलर एंड सेक्टोरियल, गोलाकार अनेक, सेक्टोरियल मतलब चूषक युक्त, ठीक है। और दूसरी बात, अब माउथ के अंदर जो टंग है, जो जीभ है, बियर हॉर्नी टीथ, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोलाकार माउथ जिसके अंदर ये जीभ और जीभ के ऊपर लगे हुए हैं क्या, हॉर्नी टीथ लाइक स्ट्रक्चर, जिनके थ्रू ये शक करेगा या किसी भी होस्ट के ऊपर चिपक सकता है। बहुत तेजी से इसकी पकड़ होती है, आसानी से हटता नहीं, ठीक है। डायग्राम से आप देख सकते हो क्लियरली, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए इस आदमी के हाथ पर ये किस तरीके से चिपक चुका है, भयंकर। इसको हॉस्पिटल में लाया गया है और ये हटाने की कोशिश की जा रही है। द इंटेस्टाइन हैज ए फोल्ड, द टिफ्लोसॉ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात होती है तो माउथ और टंग के अंदर आपको दोनों पॉइंट याद रखने। इनका माउथ सर्कुलर सेक्टोरियल होता है, जिसके ऊपर जो जीभ होती है उसमें छोटे छोटे हॉर्नी टीथ्स निकले होते हैं, जिसकी वजह से ये आपको पकड़ बनाए रखेगा अपने होस्ट के ऊपर और ब्लड सक करेगा। और जब वो ब्लड अंदर चला जाएगा तो इनकी इंटेस्टाइन जो इनका पाचन मार्ग है, वो पाचन मार्ग में अब जो ब्लड है उसका जब पाचन होगा तो पाचन होने पर एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण भी होगा ताकि बॉडी को न्यूट्रिशन मिले। तो उस अवशोषण का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, अवशोषण की सपाटी को बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इनकी आंत्र में अवशोषित हो जाए, तो इनकी आंत्र में इंटेस्टाइन में टिफ्लोसोल नाम का एक फोल्ड पाया जाता है जो क्या काम करता है, ये सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, अवशोषण के लिए जो सतह होती है, सरफेस एरिया होता है, उसे बढ़ा देता है। अवशोषण माटे जो सरफेस एरिया है उसे ये बढ़ा देगा, याद रखिएगा। एब्जॉर्प्शन पढ़ा है आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, है ना, एसिमिलेशन और इजेशन। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, अवशोषण, जो खाना खाया है उसका अवशोषण बढ़ाना है, तो इस अवशोषण की सपाटी बढ़ानी पड़ेगी। सपाटी बढ़ाने का जो ऑर्गन है, सपाटी बढ़ाने के लिए उसी को बोला गया यहाँ पर टिफ्लोसोल। एलसीयू के अंदर भी आप लोग ये डिटेल से पढ़ेंगे, वहाँ पर भी टिफ्लोसोल पाया जाता है। वो भी क्या काम करता है, अवशोषण की सपाटी को बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये दो पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं कि टिफ्लोसोल इज प्रेजेंट इन देयर इंटेस्टाइन और द इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया है उसको बढ़ाने के लिए पाया जाता है। और दूसरी बात, इनमें सर्कुलर और सेक्टोरियल माउथ पाया जाता है जिसके टंग में हॉर्नी टीथ होते हैं। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, बिल्कुल सिंपल सा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक। अब इसके बाद अगला पॉइंट ये जरूर याद रखिएगा, जॉन्डिस वाला पॉइंट, क्योंकि अपने स्टार्टिंग में जब इनका क्लासिफिकेशन किया था तो साइक्लोस्टोमेटा को किसमें रखा, एकमात्र क्लास जिसे हमने जोनेस यानी अनुविहीन में रखा है, ठीक है। अनुधारी के अंदर तो कौन से आ जाते हैं, मछलियाँ आ जाती है, और जितने भी पक्षी आ गए, उभयजीवी आ गए, सरीसृप आ गए, हम आ गए, मेमल्स, सस्तन, वो सब जो लेस नहीं, हम क्या है, विथ जो, यानी हम धनुधारी है, जबकि ये कैसे है, अनुविहीन, ठीक है। इसीलिए इनको कौन से रूप में रखा गया था, अग्ने था, अनुविहीन रूप में इसलिए रखा गया था, इसलिए जोनेस तो वैसे भी याद रखना है। ओके, चलिए अगला कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो इसमें आता है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखिए यहाँ समझिएगा, साइक्लोस्टोमेटा में जो गैस एक्सचेंज है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके लिए अलग से स्पेसिफिक कोई ज़्यादा डेवलप नहीं है। झालरों के द्वारा ही शोषण करते हैं। किसके द्वारा शोषण करते हैं, पानी में रहते हैं, पानी में रहेंगे तो किसके द्वारा शोषण करेंगे, झालरों के द्वारा। लेकिन आपको याद रखना है, तो ये याद रखना है नंबर कितने होते हैं झालर,
याद रखिएगा 5 to 16 पेयर्स ऑफ गिल्स, 5 से 16 जोड़ झालर इनके अंदर पाई जाती है, जिन झालर के द्वारा ये क्या करेंगे, गैस एक्सचेंज करेंगे। और ये झालर कैसी होती है, बिल्कुल थिन सरफेस की बनी होती है, थिन मेम्ब्रेनस होती है, जिनके थ्रू गैस एक्सचेंज थ्रू द डिफ्यूजन प्रसरण के थ्रू आसानी से हो सकता है। और ये गिल्स प्लेस्ड इन सेक लाइक पाउचेज, सेक लाइक पाउचेज का मतलब क्या होता है, कोतली नुमा संरचनाओं के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो गिल्स के थ्रू ये शोषण करते हैं। बस इतना सा याद रखिए कि झालर के द्वारा शोषण करते हैं, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो इसको भी ध्यान से समझिए आप लोग। जो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो इस मुखा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किस प्रकार का होता है, मछलियों का कैसा होता है, चलिए होता है। और हमने वैसे भी ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है। हमारे अंदर हार्ट कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर। उसके बाद जब हम नीचे जाते हैं रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में, तो किसी में 3 चैम्बर, किसी में 3.5 चैम्बर। मछलियों में कितना होता है, 2 चैम्बर। इनमें भी 2 चैम्बर, एक क्षेपक और एक कर्णक, एक कर्णक और एक क्षेपक, यानी 2 चैम्बर हार्ट में पाया जाता है। अब इनके हार्ट को हम क्या बोलते हैं, इनके हार्ट को हम वीनस हार्ट बोलते हैं। मछलियों में भी ये बोलते हैं। इनके हार्ट को वीनस हार्ट या श्रीय हृदय, श्रीय हृदय बोलते हैं। श्रीय हृदय क्यों बोलते हैं, श्रीय हृदय इसलिए बोलते हैं क्योंकि शिरा में कौन सा ब्लड बहता है, अशुद्ध ब्लड बहता है। तो इनमें भी जो हार्ट होगा उसमें कर्णक और क्षेपक दोनों में ही अशुद्ध रुधिर ही भरा है। और हार्ट जब पंप करेगा वो अशुद्ध रुधिर को ही करेगा, और हार्ट में जब ब्लड आएगा वो भी अशुद्ध ही आएगा। तो फिर ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होगा, हमारे अंदर तो ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है, लंग्स में होता है। अब इनमें लंग्स तो है, तो इनमें जो ब्लड का शुद्धिकरण है उसके लिए हार्ट पंप करके उनको गिल्स तक पहुंचाता है, झालर तक पहुंचाता है। और झालर जो होंगे वो उस ब्लड को प्यूरिफाई करके पूरी बॉडी में पहुंचाएंगे। और फिर पूरी बॉडी में जब शुद्ध ब्लड चला जाएगा तो वहाँ पर वो ऑक्सीजन यूज में लेंगे और अशुद्ध ब्लड को वहाँ से वापस हार्ट में पहुंचाएंगे। ओके, तो हार्ट में कौन सा ब्लड आया, अशुद्ध। हार्ट में पंप भी कौन सा किया, अशुद्ध। इसलिए ऐसे हार्ट को क्या बोलते हैं, श्रीय हृदय। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें ऑलवेज अशुद्ध ब्लड ही आता है और जाता है। तो ऐसे हार्ट, शिरा के अंदर हमेशा कौन सा रुधिर बहता है, अशुद्ध। इसलिए हृदय भी कौन सा कह दिया, श्रीय हृदय या वीनस हार्ट कर दिया। इसके अलावा अब हृदय के अंदर चैम्बर जो है ये ऑरिकल और वेंट्रिकल, कर्णक और क्षेपक के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चैम्बर्स भी पाए जाते हैं। और ये एक्स्ट्रा चैम्बर में साइनस विनोसस इज प्रेजेंट। साइनस विनोसस का मतलब क्या है, हार्ट के ऊपर जितना अशुद्ध रुधिर है वो पहले कोतली नुमा संरचना में इकट्ठा होता है, फिर आता है वो कर्णक में। तो जो एक्स्ट्रा चैम्बर है उसी कोटर को जिसमें अशुद्ध रुधिर भरेगा उसे साइनस विनोसस कहेंगे। बट देयर इज नो कोनस आर्टरियोसस। अब कोनस आर्टरियोसस आगे पढ़ोगे आप एम्फीबियंस वगैरह में, उनमें ये होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनमें शुद्ध रुधिर भी बनता है। तो शुद्ध रुधिर बनकर कोनस आर्टरियोसस में इकट्ठा होता है। ये भी एक्स्ट्रा एक कोथली है हृदय के बाहर, हृदय के अलावा। तो ये इनमें नहीं होगा। कोनस आर्टरियोसस इसलिए नहीं होगा क्योंकि हृदय के अंदर शुद्ध ब्लड तो आया ही नहीं कभी। तो शुद्ध ब्लड को इकट्ठा करने वाला चैम्बर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो कोनस आर्टरियोसस जिसमें शुद्ध ब्लड, एक्स्ट्रा शुद्ध ब्लड जो होता है वो इकट्ठा रहे, ऐसा कोई चैम्बर में नहीं होता है। हाँ, साइनस विनोसस जरूर प्रेजेंट होता है जो अशुद्ध रुधिर को हृदय में जाने से पहले इकट्ठा रखता है। नंबर 3, रेड ब्लड कॉर्पस आर सर्कुलर, इरेगुलर एंड न्यूक्लिएटेड। याद रखिएगा, जनरली आरबीसी हमारे अंदर कैसी होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड। लेकिन इनके अंदर आरबीसी कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड। याद रखिएगा, हमारे अंदर बाइकॉन्वेक्स होती है, इनमें सर्कुलर होती है। तीनों पॉइंट
सर्कुलेटरी सिस्टम के अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सर्कुलेशन हार्ट के थ्रू, हार्ट होता है लेकिन कौन सा हार्ट है? 2 चैम्बर हार्ट है। क्या बोलते हैं? सीरियल वेव। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पंपिंग करता है किसको? केवल अशुद्ध रुधिर को। नंबर 2, एक्स्ट्रा चैम्बर भी पाए जाते हैं लेकिन 2 एक्स्ट्रा चैम्बर नहीं, केवल एक एक्स्ट्रा चैम्बर पाया जाता है जिसका नाम क्या है? साइनस वेनोसस। इसके अलावा क्या इनके अंदर आरबीसी पाई जाती है? यस, इनमें आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी किस शेप और साइज की होती है? सर्कुलर होती है, गोलाकार होती है और कोष्ठ केंद्र विहीन होती है। ओके, इस तरीके से इनका सर्कुलेटरी सिस्टम में ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज उत्सर्जी तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनका जो उत्सर्जन तंत्र है कोई ज्यादा डेवलप नहीं है, सिंपल सा है कि इनमें सिंपल किडनी जो होती है वही एक्सक्रीशन का कार्य करती है। एक्सक्रीटरी मटेरियल जनरली क्या होगा? पानी में है तो अमोनिया होगा, ठीक है। किडनी सिंपलेस्ट टाइप की होगी, मॉडिफाइड नहीं होगी, मतलब उसमें हेनले का पाश या बोबन की कोथली ऐसा कुछ नहीं होगा, नलिकाओं का एक गुच्छ होगा, वही किडनी का कार्य करेगा। तो सिंपल किडनी इज प्रेजेंट फॉर देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम। आगे चलिए नेक्स्ट, उत्सर्जन तंत्र के बाद चेता तंत्र की बात करते हैं। इनके नर्वस सिस्टम या चेतन तंत्र में जो ब्रेन है उनमें 8 से 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलती है। अब क्रेनियल नर्व का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा दिया आपको जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ाए थे, तब हम बता चुके हैं आपको कि क्रेनियल नर्व वो नर्व होती है जो ब्रेन से ही निकलती है, करोड़रज्जु से नहीं। जो करोड़रज्जु से निकलती है उन्हें हम क्रेनियल नर्व नहीं कहते, वो पेरिफेरल नर्व्स होती है, बराबर। तो क्रेनियल नर्व वो नर्व जो ब्रेन से निकलेगी। अब कितनी होती है क्रेनियल नर्व? 8 to 10 पेयर्स, याद रखिएगा। जब हम बात करते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मेमल्स की, सरीसृप, विहंग और सस्तन की, तो उनमें क्रेनियल नर्व के नंबर होते हैं 12 पेयर्स। कितने पेयर्स? 12 पेयर्स। याद रखिए, एक साथ पहले से बता रहा हूँ, सरीसृप पढ़ेंगे, विहंग भी पढ़ेंगे, सस्तन भी पढ़ेंगे, तीनों में 12 पेयर्स। जबकि साइक्लोस्टोमेटा, उसके बाद पढ़ेंगे मत्स्य, फिशिज, और उसके बाद पढ़ेंगे हम एम्फीबियंस। तो साइक्लोस्टोमेटा, फिशिज और एम्फीबियंस, इन तीनों में होती है 8 to 10 पेयर्स। तीन में 8 to, इनमें भी 10 पेयर, उनमें भी, इसके बाद जब मछलियाँ पढ़ेंगे उनमें भी 10 पेयर, उसके बाद उभयजीवी पढ़ेंगे उनमें भी 10 पेयर, लेकिन उसके बाद सरीसृप, बर्ड्स और विहंग में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। यहीं से एक ही जगह से याद रख लीजिए, कंपैरिजन करके याद किया लीजिए, रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसके बाद। चलिए नाउ द नेक्स्ट सेंस ऑर्गन। इनके अंदर अब चेता तंत्र की बात हुई है तो संवेदन की भी बात होगी, जैसे हमारी आंखें, हमारी नाक, कान, ये हमारे क्या है? सेंस ऑर्गन्स। इनमें भी सेंस ऑर्गन के नाम पर ज़्यादा डेवलप नहीं है सेंस ऑर्गन्स, बट फिर भी याद रखिए इनके अंदर ऑल्फैक्टरी सेंस सिंगल एंड मीडियम। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है घ्राण संवेदी अंग, सूंघने के लिए। ऑल्फैक्टरी सेंस इनमें पाया जाता है, सिंगल होता है, तो मीडियम यानी बिल्कुल मीडियम स्टेज पे होगा, मतलब मध्य में होगा। ईयर कंसिस्ट ओनली द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। कान होंगे लेकिन कान में बाह्य कण, मध्य कण और अंतर कण तीन पढ़ते हो। कान की स्ट्रक्चर पढ़ी है आप लोगों ने, कान के अंदर बाह्य कण अलग होता है, मध्य कण अलग होता है और अंतर कण अलग होता है। अंतर कण की स्ट्रक्चर में आती है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ठीक है। तो इनमें केवल अंतर कण है, बाहर से आपको दिखेगा नहीं कि कण है नहीं, अंतर कण है और उसमें भी केवल क्या पाई जाती है? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। जबकि अंतर कण में कोक्लिया भी होती है, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती है, आपने पढ़ी है। तो इनमें केवल मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ पाया जाता है, वो भी अंतःकरण के अंदर।
अंतःकरण ही होता है, बाह्यकरण या मध्यकरण होता ही नहीं, यूं समझ लो। ठीक है। नंबर 2, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन इज प्रेजेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देखा जाए तो सेंस ऑर्गन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ये पूछा जा सकता है भाई। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन का मतलब क्या होता है? मैं देखिए, जब ये पानी के अंदर तैरेंगे तो जब ये तैरते हैं तो इनको ये पता कैसे लगता है कि पानी किधर से किधर बह रहा है? वेव्स एंड करंट इन द वाटर, या पानी के अंदर अगर कोई दूसरा प्राणी आया है तो उस दूसरे प्राणी की वजह से जो करंट इनको, वाटर करंट जो इनको महसूस होगा, वो महसूस किसके थ्रू होता है? तो याद रखिए, इनकी बॉडी के ऊपर वक्ष और पृष्ठ दोनों सतह पर हल्का हल्की लाइनिंग्स आपको दिखाई देती हैं, और वो जो लाइनिंग्स होती है वो लेटरल लाइंस होती है। वो जो लेटरल लाइंस होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये चुष्मुखा है, ठीक है, इस चुष्मुखा में ये सरफेस और ये सरफेस पृष्ठ वाली, सॉरी पृष्ठ नहीं, पार्श्व वाली, पृष्ठ तो ऊपर हो गया, वक्ष नीचे हो गया, ये हो गया लेटरल साइड, पार्श्व साइड, इधर भी और इधर भी, दोनों बाजू में हल्की हल्की लाइनिंग्स आपको नजर आएगी। शुरू जब ये आगे जाएगी तो उस लेटरल लाइन की सेल्स पर जब पानी टच होगा तो इनको पता लगेगा कि पानी किधर से किधर की तरफ फ्लो कर रहा है, या पानी में कौन सा प्राणी आया है, इसकी वजह से फ्लो में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन आर प्रेजेंट टू नोट द वेव्स एंड करंट्स इन द वाटर। मींस क्या नोट कर सकते हैं उसकी वजह से? वेव्स एंड करंट्स इन द वाटर, वाटर के अंदर जो फ्लो हो रहा है, जो वेव्स बन रही है, उनको नोट कर सकते हैं, उनको पता लगा सकते हैं थ्रू द लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन को गुजराती में क्या बोलेंगे? पार्श्वीय संवेदी अंग इनमें पाया जाता है। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सेंस ऑर्गन के बाद नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे ये रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया कि कुछ ऐसे जीव होते हैं ये जो रहते हैं तो समुद्र में है, लेकिन रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको कहाँ जाना पड़ता है? मीठे पानी में, दरिया में जाना पड़ता है, और वहाँ जाकर इनकी बॉडी जो होती है वो क्या हो जाती है? फट जाती है, मर जाते हैं ये वहाँ पर जाकर, क्योंकि ये मीठे पानी में चले गए। ठीक है, देखिए ध्यान से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम गोनाड इज सिंगल एंड विदाउट ए गोनाड, मतलब इनमें गोनाड जो होंगे, गोनाड्स मतलब रिप्रोडक्टिव अंग, जनन अंग जो होंगे वो सिंगल होंगे और उनसे किसी प्रकार की कोई नलिका नहीं निकलेगी। हाँ, जनन अंगों से कोई नलिका नहीं निकलती, गोनाड सिंगल होते हैं। गेमेट्स आर शेड इनटू द सीलोम, गेमेट्स जो है वो सीलोम के अंदर, इनकी जो देह हुआ होती है उसमें रिलीज कर दिए जाते हैं, where they escape through the urogenital aperture, जहाँ से ये मूत्र वाहिनी या मूत्र जनन छिद्र के द्वारा गेमेट्स रिलीज कर दिए जाते हैं। मूत्र जनन छिद्र कॉमन पाथवे होता है और एक्सक्रेशन एंड रिप्रोडक्शन। ओके, चलिए, गेमेट आर रिलीज बाय द यूरोजेनिटल अपेंचर, मूत्र जनन मार्ग के द्वारा ही गेमेट्स रिलीज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब गेमेट रिलीज हो गए, गेमेट रिलीज होने के बाद गेमेट आपस में मिलेंगे। अब गेमेट का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज हुआ, मेल की बॉडी में हुआ कि फीमेल की बॉडी में हुआ? कोपुलेटरी ऑर्गन तो है ही, तो फीमेल की बॉडी के अंदर तो कोई फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, पानी के अंदर हुआ, यानी फीमेल बॉडी के बाहर हुआ। फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बोलेंगे? आंतरिक की बाह्य फलन, बाह्य निषेचन में पाया जाता है। और एक और पॉइंट याद रखिए, जब फलन हो जाता है तो जाइगोट के बाद लार्वा कंडीशन आती है, और इनका लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेवलपमेंट होकर इनमें लार्वा बनेगा जिसे एमोसिट लार्वा कहते हैं। क्या बोलते हैं? एमोसिट लार्वा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मीट। इस लार्वा की खास बात क्या है? ये लार्वा जो है
greatly resemble the lancelet in structure and mode of life means इससे पहले जो हमने पढ़े सिफेलोपोडेट का एग्जांपल है, सिफेलोपोडेट्स का एग्जांपल है, शीर्ष मेरुदंडी का एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसका दूसरा नाम होता है लैंसलेट, क्योंकि आगे औपनिषदता कैसी होती है, लेंस के समान होती है। तो ये सिफेलोपोडेट के जो एडल्ट होते हैं पुख्त, बिल्कुल उसके वो नजर आता है, बिल्कुल उसके जैसा नजर आता है। एमोसिक लार्वा है, लार्वा है डिम्ब, लेकिन नजर आ रहा है शीर्ष मेरुदंडी के पुख्त के समान, जिसका नाम है लैंसलेट। ग्रेटली रिसेंबल द इन स्ट्रक्चर, लैंसलेट के ग्रेटली रिसेंबल होता है, ये अलग ग्रुप का एनिमल है, इसके समान ये एमोसिक लार्वा दिखता है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि एमोसिक लार्वा जो है वो कौन से क्लास के एनिमल के समान दिखते हैं। तो शीर्ष मेरुदंडी जो से पहले थे, चूसमुखा से पहले, उनमें जो लैंसलेट होता है उनके समान दिखते हैं। ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम्पल्स। अब इनके दाखिला तरीके पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स, है ना। देखिए ध्यान से समझना, इनके लिए उदाहरण है, जैसे कि हम पढ़ते पेट्रामायजोम, लैंप्रे से बोलते हैं, लैंप के समान में पेट्रामायजोम और मिक्सिन, हेडफिश जिसे बोलते हैं। पेट्रामायजोम की बात कर रहा था मैं, पेट्रामायजोम जो होते हैं या मिक्सिन जो होते हैं, ये देखिए ये हाथ में लिया हुआ है और ये बहुत ही चिकने होते हैं, एकदम स्मूथ, क्योंकि इनके ऊपर कोई सीमेंट पाई जाती है। ये समुद्र में रहते हैं, मीठे पानी में अगर आ गए, पेट्रामायजोम या लैंप्रे, जब ये दरिया से मीठे पानी में जाते हैं तो इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को या इस तरह के माइग्रेशन को एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं, याद रखिएगा। पेट्रामायजोम या लैंप्रे, मिक्सिन या हेडफिश, दोनों एग्जांपल एनसीईआरटी में भी दिए हैं, पूछा जा सकता है, नीट में क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए चूसमुखा के दो एग्जांपल। गुजराती में भी पेट्रामायजोम को पेट्रामायजोम लिखा है, मिक्सिन को हेडफिश लिखा है। हेडफिश इसका जनरल नेम है, बायोलॉजिकल नेम मिक्सिन है, लैंप्रे का बायोलॉजिकल नेम पेट्रामायजोम है। दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। किस प्रकार का माइग्रेशन दिखाते हैं, एनाड्रोमस माइग्रेशन दिखाते हैं। चूसमुखा की खास बात फिर कह रहा हूँ, एनाड्रोमस माइग्रेशन की किस लिए करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए करते हैं। जब भी इनको अपने गैमेट रिलीज करना होगा तो ये समुद्र से दरियाई पानी में जाएंगे, दोनों की सांद्रता क्या होती है, डिफरेंट, तो इनकी बॉडी जो होती है, याद रखना ये कैसे प्राणी है, ये कोल्ड ब्लडेड प्राणी है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है, समतापी की विषमतापी, असमतापी प्राणी होते हैं कोल्ड ब्लडेड, वातावरण के अनुसार अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो मीठे पानी में चले जाएंगे तो मीठे पानी में जाकर जब ये स्पॉनिंग करते हैं तो वहाँ की पानी की सांद्रता अलग और समुद्र के पानी की सांद्रता अलग। तो मीठे पानी में जाने पर इनके अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा और ये फट जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन गैमेट्स तो रिलीज कर दिए, केवल गैमेट रिलीज करने के लिए वहाँ गए, फिर वो गैमेट्स रिलीज हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ, लार्वा बना। कौन सा लार्वा, एमोसिक लार्वा अभी पड़ा था। वो लार्वा ऑटोमेटिक चलता हुआ वापस से हजारों किलोमीटर चलता हुआ वापस उसी समुद्र में पहुंच जाएगा, उसी जगह पर जहाँ से इनके पेरेंट्स आए थे। याद रखिएगा ये फिनोमेना इज कॉल्ड एनाड्रोमस माइग्रेशन। चलिए, तो इस तरीके से साइक्लोस्टोमेटा हमने कंप्लीट किया। छोटा सा फाइलम है, छोटी सी क्लास, सॉरी, अच्छे से याद करिएगा सभी एग्जांपल्स और सभी कॉमन पॉइंट्स जो मैंने बताए। लार्वा का नेम जरूर याद रखना है, एग्जांपल्स जरूर याद रखने हैं। साइक्लोस्टोमेटा चूसमुखा क्यों कहते हैं ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। इसके अलावा इनके अंदर जो लेटर लाइन हमने सिस्टम पढ़ा सेंस ऑर्गन, वो भी याद रखिएगा।
जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ जहाँ मैंने नहीं लिखा है वो पॉइंट जरूर याद रखिएगा। बाकी पॉइंट याद रखो या मतलब वो पॉइंट जरूर याद रखना है जहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। ओके, थैंक यू सो मच।